हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ऐसी इक्वेशंस जिन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं किस फॉर्म में? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में। मतलब क्या है इस बात का? अभी तक हमने जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स देखी हैं उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखी है क्या? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन हमारे पास है, तो इन्हें हमें सॉल्व करना आता है। कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसे हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना हमने इसे सीखा है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करना हम इसको सीख चुके हैं। लेकिन अगर हमें कोई ऐसी इक्वेशन दी है जो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें नहीं दिखाई दे रही, जैसे अगर आपको सपोज इक्वेशन दी हुई है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13, ऐसी कोई इक्वेशन दी है, और साथ में एक और इक्वेशन दी हुई है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। ये दो इक्वेशंस आपको दी हैं, दो वेरिएबल्स में x और y दो वेरिएबल हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये इक्वेशंस इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें दिखाई नहीं दे रही। और अभी तक हमने जो सॉल्व करना सीखा है इक्वेशंस को, वो सॉल्व करना कैसे सीखा है? जब इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में होती हैं तब हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या इन इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशन हमें दी हुई हैं जिसमें हमें यहाँ x और y वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहे हैं, कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दें ताकि हम इनको फिर सॉल्व कर सकें। वही हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। इस तरह की इक्वेशंस हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे और फिर उसके बाद हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? 2/x, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/x प्लस 3/y, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13। पहली इक्वेशन ऐसी कुछ हमें दिखाई दे रही है, और दूसरी इक्वेशन को भी हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू -2, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें दिखाई क्या दे रहा है कि पहली इक्वेशन में भी 1/x और 1/y है, और दूसरी इक्वेशन में भी 1/x और 1/y है। ये 1/x 1/y क्योंकि इसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में हमें दिखाई दे रहा है, तो ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हमें किसी तरह से इनको हटाकर इनकी जगह कुछ ऐसी चीज़ रखनी है कि हमें जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1/x कोई और वेरिएबल p के इक्वल है और 1/y कोई और वेरिएबल q के इक्वल है। तो हमने क्या मान लिया कि लेट 1/x इज इक्वल टू p। 1/x जो है उसको किसी और दूसरे वेरिएबल p से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और 1/y को हमने किसी दूसरे वेरिएबल q से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो अब हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी? जहाँ जहाँ पर हमने यहाँ 1/x लिखा हुआ है वहाँ हम p डाल देंगे, और जहाँ जहाँ 1/y लिखा है वहाँ वहाँ पर हम q डाल देंगे। तो पहली इक्वेशन हमारी बन जाएगी 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। अब ये जो दो इक्वेशंस हमें मिल गई, ये कैसी हैं? ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हैं, इन्हें तो हमें सॉल्व करना आता है। तो चाहे सब्स्टिट्यूशन, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाकर हम इन्हें सॉल्व करके p और q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक बार p और q की वैल्यू हमें मिल गई तो हम x और y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है p किसके इक्वल है? 1/x के, और q किसके इक्वल है? 1/y के। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाकर इसको हम सॉल्व करके देखते हैं पहले। तो 2p इज इक्वल टू 13 माइनस 3q, यानी p की वैल्यू क्या आ गई? p की वैल्यू आ गई 13 माइनस 3q/2। इस वैल्यू को डाल देते हैं हम दूसरी इक्वेशन में, क्या बन जाएगा? 5 की मल्टीप्लाई हो रही है 13 माइनस 3q/2 से, माइनस 4q इज इक्वल टू -2, ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। तो क्या बन गया? ये 13 इंटू 5 यानी
65 माइनस 15Q अपॉन में 2 है, LCM भी ले लेते हैं साथ साथ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा हमारा 8Q इज इक्वल टू -2। आगे सॉल्व करते हैं इसे, 65 माइनस 15Q माइनस 8Q, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 23Q माइनस का 23Q इज इक्वल टू, इस 2 को उधर ले जाते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर हो गया -2 × 2, यानी यहाँ पर आ गया हमारा माइनस का 4। इसका मतलब क्या है, इसमें से अगर अब हम इजीली Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 23Q इज इक्वल टू 65 प्लस 4 यानी 69। तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आ गई, 69/23। 69/23 यानी ये हमारे पास निकल कर आ गई 3। ठीक है, Q की वैल्यू आ गई 3। अब Q की वैल्यू 3 है तो हम P की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। P किसके इक्वल है, 13 माइनस 3 इंटू Q की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं 3/2, यानी 13 माइनस 9/2 के इक्वल है। तो 13 माइनस 9 यानी 4/2, तो P हमारा कितना निकल कर आ गया, P हमारा निकल कर आ गया 2। Q की वैल्यू आ गई 3 और P की वैल्यू आ गई 2। अब हमें पता क्या है, हमें ये पता है कि 1/x इक्वल है P के एंड 1/y इक्वल है Q के, ये तो हमने शुरू में माना ही था। और वैल्यूज़ P और Q की क्या निकल कर आई हैं, P की निकल कर आई है 2 और Q की निकल कर आई है 3, वो वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो 1/x इक्वल है 2 के एंड 1/y इक्वल है 3 के। इसका मतलब क्या है, अगर 1/x 2 के इक्वल है तो x किसके इक्वल होगा, x इक्वल होगा 1/2 के। यहाँ पर हमने क्या किया, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 2x इज इक्वल टू 1 यानी x इज इक्वल टू 1/2। और ऐसे 1/y अगर 3/1 के इक्वल है तो y किसके इक्वल हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा 1/3 के। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो गिवन इक्वेशन थी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी उसको हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन में चेंज किया, फिर उसको किसी गिवन मेथड को यूज़ करके सॉल्व करके ये P और Q की वैल्यूज़ निकाली और P और Q की वैल्यूज़ की हेल्प से फिर हमने फाइनली X और Y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। ठीक है, सेम यही प्रोसेस हम लगाने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 के हर क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशंस हमें ऐसी दी हुई हैं जहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशंस नहीं है, तो पहले हमें इन्हें किसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। किस तरीके से, उसी तरीके से जो हमने अभी पीछे पढ़ा है। तो पहली इक्वेशन हमें यहाँ दिखाई दे रही है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/x ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2। ठीक है, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 1/x इस पहली इक्वेशन में भी है, दूसरी में भी है, और 1/y भी दोनों इक्वेशंस में है। तो ये हम यहाँ तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, वो तो हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं 1/x को की जगह हम p रख देते हैं और 1/y की जगह हम q रख देते हैं। तो लेट 1/x इज इक्वल टू p मान लेते हैं इसको, पहले वाले को। 1/x हमारा क्या है p है और 1/y हमारा क्या है q है। अगर हम ऐसा इन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन अब क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगी 1/2 इंटू p यानी p/2 प्लस 1/3 इंटू q यानी q/3 इज इक्वल टू 2, ऐसे कुछ बन गई। और ये वाली इक्वेशन क्या बन गई, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 1/3 इंटू p यानी p/3 प्लस 1/2 इंटू q यानी q/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में काफ़ी हद तक तो आ गई, लेकिन अभी भी यहाँ पर डिनोमिनेटर्स में जो नंबर है वो हमें देखने में अच्छे नहीं लग रहे, तो हम क्या कर सकते हैं और कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम लेकर। तो हमारी जो पहली इक्वेशन है p/2 प्लस q/3
इज इक्वल टू 2, उसको हम और क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 2, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12। अब ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, पहली इक्वेशन हमने फाइनली इस फॉर्म में हम इसको ले आए। दूसरी इक्वेशन को भी हम लाते हैं और अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में, p/3 प्लस q/2 इज इक्वल टू 13/6, एलसीएम लिया 6 आ गया, यहाँ पर आ गया 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13/6, 6 तो हो गए कैंसिल, तो हमारे पास इक्वेशन एक अच्छी सी बनकर आ गई, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके p और q की वैल्यू निकालनी है, और एक बार p और q की वैल्यू अगर मिल गई तो हमें x और y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो 1/x p है तो x कितना होगा 1/p, इसका रेसिप्रोकल 1/y q है तो y कितना होगा 1/q होगा। तो पिछली बार हमने अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था, तो इस बार हम लगा लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो p के कोफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा या q के कोफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। p के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेते हैं हम, तो क्या करेंगे, यहाँ 3 दिख रहा है और यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। क्या फ़ायदा होगा इसका, 3 इंटू 2 यहाँ भी 6 हो जाएगा और 2 इंटू 3 यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, तो p के कोफिशिएंट्स सेम हो जाएंगे। तो अब हमारी पहली इक्वेशन किस में चेंज हो गई, 6p प्लस 4q इज इक्वल टू 24, इसमें चेंज हो गई, और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बन गई, 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 39। अब ये जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हमारे पास बन गई, हमें दिखाई दे रहा है अगर हम इन्हें कर दें सब्ट्रैक्ट तो p वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन्हें, ये तो हो गया कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ आ गया -5q, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर हमारा आ गया -15, तो -5q इज इक्वल टू -15, यानी q किसके इक्वल हो गया, -5 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो q हमारा इक्वल आ गया 3 के। ठीक है, q की वैल्यू निकल कर आ गई 3। अब क्या करेंगे, इसके बाद ये q की वैल्यू पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, या तो फर्स्ट में या फिर सेकंड में, और हम p की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन क्या है, 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12, 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12। q की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पर 3 निकाल चुके हैं, तो वो वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 3p प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, इसका मतलब 3p प्लस 6 इज इक्वल टू 12, इसका मतलब क्या हुआ, 3p इज इक्वल टू 12 माइनस 6 यानी 6, तो p की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 6/3 यानी कि 2। p हमारा आ गया 2 और q हमारा आ गया 3, और हमें पता क्या है कि p इक्वल है 1/x के और q इक्वल है 1/y के, तो p हमारा इक्वल है 1/x के और q हमारा इक्वल है 1/y की। अल्टीमेटली वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, x की और y की। तो 2 इक्वल है 1/x के एंड 3 इक्वल है 1/y के, तो x किसके इक्वल होगा, x इक्वल हो जाएगा 1/2 के और y इक्वल हो जाएगा 1/3 के। यहाँ रेसिप्रोकल कर दिया तो यहाँ भी हमने रेसिप्रोकल कर दिया, 2/1 का 1/2 हो गया, यहाँ 3/1 का 1/3 हो गया। ठीक है, तो ये आ गए हमारा फाइनल आंसर 1/2 एंड 1/3। सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सेकेंड पार्ट, इक्वेशंस क्या है हमारे पास, 2/√x, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, ये है पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/√x प्लस 3 इंटू 1/√y इज इक्वल टू 2, और इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इज इक्वल टू -1। तो ये 1/√x और 1/√y को अगर हम p और q मान लेंगे तो हमारी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। तो वही हम करेंगे यहाँ पर, लेट 1/√x इज इक्वल टू p एंड 1/√y इज इक्वल टू q।
एक को हमने p मान लिया और एक को हमने q मान लिया। तो अब हमारी इक्वेशन किस में चेंज हो गई, ये बन गया 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2, ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन हमारी बन गई 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब तो बस सॉल्व करना है, जस्ट इनको भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑलरेडी दो मेथड्स हम ऊपर यूज़ कर चुके हैं, पहले में सब्स्टिट्यूशन किया था, दूसरे में एलिमिनेशन। तो इसको हम करते हैं सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो क्या करेंगे, उसके लिए जो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ लिखेंगे x और y तो इसमें है नहीं, क्या है p और q। तो यहाँ पर लिखते हैं p, यहाँ पर लिखते हैं q और यहाँ पर लिखते हैं 1। यहाँ क्या लिखना होता है b1 b2। तो b1 हमें दिखाई दे रहा है 3 और b2 हमें दिखाई दे रहा है -9, 3 और -9। फिर c1 c2, 2 को उधर ले जाएंगे तो ये -2 होगा, -1 को उधर ले जाएंगे तो ये +1 होगा। तो c1 हमारा है -2 और c2 हमारा है +1। a1 a2 कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 4 और b1 b2 हमें दिखाई दे रहे हैं 3 -9। तो p अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 इंटू 1 यानी 3, इसमें हमने माइनस करना है क्या, -9 इंटू -2 यानी +18। तो p अपॉन 3 -18 ऐसा आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू q अपॉन -2 इंटू -4 किया, -2 इंटू 4 किया तो आ गया -8, उसमें से माइनस करना है 1 इंटू 2 यानी 2 माइनस करना है, ऐसा कुछ आ गया। इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू -9 किया तो आ गया -18 और इसमें से क्या माइनस किया 4 इंटू 3 यानी 12। सॉल्व किया फर्दर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p अपॉन -15 इज इक्वल टू q अपॉन -10 इज इक्वल टू 1 अपॉन -30। ठीक है, ये आ गया। अब इससे तो हम p और q की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं उसको। p अपॉन -15 इज इक्वल टू 1 अपॉन -30, p अपॉन -15 इज इक्वल टू 1 अपॉन -30। इसका मतलब p की वैल्यू हमें कितनी दिखाई दे रही है, p इज इक्वल टू -15 अपॉन -30। तो p हमारा इक्वल आ गया 1/2 के। और ऐसे ही q की वैल्यू हमें कितनी दिखाई दे रही है, q अपॉन -10 इक्वल है 1 अपॉन -30 के। q अपॉन -10 इक्वल है 1 अपॉन -30 के। इसका मतलब q इक्वल है -10 अपॉन -30 के, यानी q हमारा इक्वल है 1 अपॉन 3 के। ठीक है, p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई। अब हमें पता क्या है, p और q हमने किसको माना था, p हमने माना हुआ था 1 अपॉन √x को और q हमने माना हुआ था 1 अपॉन √y को। तो p 1/2 है, इसका क्या मतलब है 1 अपॉन √x, ये इक्वल है 1/2 के। p किसके इक्वल है 1 अपॉन √x की और उसकी वैल्यू आई है 1/2। और q किसके इक्वल था, q इक्वल था 1 अपॉन √y के और उसकी वैल्यू निकल कर आई है 1/3। वैल्यू हमें फाइंड करनी है x की और y की। तो यहाँ पर तो हमें रूट दिखाई दे रहे हैं, इसको हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ कर देते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 और √x का स्क्वायर हो गया x। यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4 आ गया। और ऐसे ही 1 अपॉन √y का स्क्वायर हो गया 1/y और 1/3 का स्क्वायर किया तो हो गया 9। यहाँ x की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, इसका मतलब x हमारा इक्वल है 4 के और y हमारा इक्वल है 9 के। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। इक्वेशंस हमें क्या दे रखी हैं, 4 अपॉन एक्स प्लस 3y। अब y तो न्यूमरेटर में ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो हमें यहाँ पर y से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किससे है, सिर्फ इससे, क्योंकि x हमारा डिनोमिनेटर में है जो हमें नहीं चाहिए, हमें न्यूमरेटर में ही कोई वेरिएबल चाहिए था। इज इक्वल टू 14 और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो क्योंकि y से हमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है तो y को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चेंज किसे करेंगे, सिर्फ हमें इस 1 अपॉन एक्स को चेंज करने की ज़रूरत है। तो इस इक्वेशन को और हम लिख कैसे सकते हैं, 4 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 23, ऐसे लिख सकते हैं। 1 अपॉन एक्स को हम मान लेते हैं कोई और वेरिएबल, लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू p। 1 अपॉन एक्स को हमने मान लिया p। तो अभी हमारी इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और ये इक्वेशन बन गई 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23।
स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, बस x की जगह यहाँ p लिखा हुआ है, y की जगह तो y ही लिखा हुआ है। इन दोनों को सॉल्व करके हम p की और y की वैल्यू निकाल लेंगे और p की वैल्यू की हेल्प से फिर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं यहाँ पर दोबारा से, क्योंकि एक एक बार हम सारे मेथड यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं। तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, 4p + 3y = 12। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, 4p + 3y = 3y = हमें गिवन कितना है, 14 गिवन है, 12 नहीं गिवन है। तो ये 12 यहाँ पर गलत हो गया, इसको हटा देते हैं और इसकी जगह क्या कर देते हैं हम, इसकी जगह हम कर देते हैं 14। तो 4p + 3y 14 गिवन है, इसका मतलब 4p = 14 - 3y, यानी p = 14 - 3y/4। ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरी इक्वेशन में, 3p - 4y = 23। तो ये वैल्यू डाल देते हैं इसमें p की जगह, 3 × 14 - 3y/4 - 4y = 23, ऐसा कुछ आ गया। और करते हैं, 3 × 14 किया तो हमें क्या मिला, यहाँ मिल गया 42 - 9y, एलसीएम भी साथ ही साथ ले लेते हैं, 4 एलसीएम लिया, यहाँ 1 था, क्या बन गया यहाँ पर माइनस का 16y = 23, ऐसा कुछ बन गया। तो 42 - 9y - 16y, ये हो गया -25y = 4 × 23। तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ बन गया 92। तो हमें क्या मिला, 25y = 25y को उधर ले जाते हैं और ये हो जाएगा 42 - 92, यानी यहाँ आ जाएगा माइनस का 50। तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, -50/25। तो y हमारा आ गया -2। y की वैल्यू तो निकल आई। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, p की वैल्यू निकालते हैं। तो p = 14 - 3 × y की वैल्यू यहाँ डाल दी, -2/4। तो p हमारा कितना आ गया, 14 + 6/4, यानी ये हमारा आ गया 20/4। तो p हमारा निकल कर आ गया 5। p की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। p आ गया, y आ गया, लेकिन हमें p और y नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए था, x और y चाहिए था। तो p किसके इक्वल है, 1/x के। p हमने किसको माना था, p हमने माना था 1/x को। तो इसका मतलब 1/x किसके इक्वल हमारे पास निकल कर आया है, 5 के इक्वल निकल कर आया है। तो x किसके इक्वल हो गया, x इक्वल हो गया 1/5 के। तो x की वैल्यू है 1/5 और y की वैल्यू है -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या इक्वेशंस दिए हमें, 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2। एक तो ये इक्वेशन है और दूसरी है 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। तो इस इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, 5 × 1/x - 1 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1 × 1/y - 2, तो y ये है ही यहाँ पर, = 2। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 × 1/x - 1 -3 × 1/y - 2 = 1। तो यहाँ पर अब हमें अगर डिनोमिनेटर में से x और y हटाना है तो हमें किसकी वैल्यू p और q रखनी पड़ेगी, ये जो हमें ब्रैकेट्स में दिखाई दे रही हैं चीज़ें, इनको एक को हम p मान लेंगे, एक को हम q मान लेंगे। तो हमने क्या मान लिया, लेट 1/x - 1 = p एंड 1/y - 2 = q, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने यहाँ पर। तो ये इक्वेशन तो बन गई हमारी 5p + q = 2। पहली इक्वेशन रिड्यूस होकर ये आ गई और दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, 6p - 3q = 1। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। क्या करते हैं, एलिमिनेशन लगाते हैं। तो कोई भी मेथड लगा सकते हैं आप, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, चाहो तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको मेथड इजी लगता है उससे आप सॉल्व करेंगे। लेकिन ताकि सारे मेथड्स की बारी बारी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए हम एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं, एक एलिमिनेशन से कर रहे हैं और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर रहे हैं। तो इक्वेशंस हमारे पास हैं 5p + q = 2 और दूसरी है 6p - 3q = 1। अब एलिमिनेशन अगर लगाना तो आपको किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ दिखाई दे रहा है हमें 3, तो ऐसा करते हैं, हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। 3 से जब आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये क्या बन जाएगी 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 6। इसमें चेंज हो गई है इक्वेशन। अब एक तरफ है माइनस का 3 और एक तरफ है प्लस का 3, तो इन दोनों इक्वेशंस को इस बार हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तभी ये q एलिमिनेट होगा। ऐड कर दिया इन्हें, ये तो होगा कैंसिल। 15 प्लस 6 यहाँ पर आ गया 21p और यहाँ पर आ गया 7, तो p की वैल्यू निकल कर आ गई 7/21, यानी p की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, अब ये जो p की वैल्यू है इसको हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में, उससे हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी। तो 5p प्लस q ये इक्वल था 2k, तो यानी 5 इंटू 7/21 प्लस q ये इक्वल है 2k। इसका मतलब क्या हुआ 7/21 क्यों रखा है हमने यहाँ पर, इसको तो कैंसिल करके हम सिंप्लीफाई करके 1/3 हम बना चुके थे, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ हम रख देते हैं 1/3। तो क्या आ गया हमारे पास 5/3 प्लस q इज इक्वल टू 2, यानी q इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3। एलसीएम लिया 3, 6 माइनस 5, तो q हमारा निकल कर आ गया 1/3। p भी हमारा 1/3 आ गया और q भी हमारा 1/3 आ गया। अब इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे x और y। तो p किसके इक्वल है 1/x माइनस 1, p हमारा इक्वल है 1/x माइनस 1 के। और q हमारा किसके इक्वल है, q हमारा इक्वल दिखाई दे रहा है 1/y माइनस 2 के, 1/y माइनस 2। और p और q दोनों की वैल्यूज कितनी निकल कर आई है 1/3। तो इससे हमें क्या मिला 1/3 इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 एंड 1/3 इज इक्वल टू 1/y माइनस 2, ऐसा कुछ निकल कर आया। इसका मतलब क्या है, यहाँ से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि न्यूमरेटर तो दोनों के सेम है, तो डिनोमिनेटर भी इनके इक्वल होंगे। अगर ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल है, तो ये दोनों रैशनल नंबर्स इक्वल है, तो इसका मतलब x माइनस 1 इक्वल है 3 के। तो x किसके इक्वल है 1 उधर जाएगा, 3 प्लस 1 यानी 4 के इक्वल है। और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है y माइनस 2 ज़रूर किसके इक्वल है 3 के, तो y किसके इक्वल है, ये 2 उधर जाएगा, 3 प्लस 2 5। तो ये मिल गया हमें फाइनल आंसर, x 4 है और y 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ हमें क्या दिया है, इक्वेशन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करके इन्होंने दिया है। लिखी हुई है इक्वेशन 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। पहली इक्वेशन ये है, और दूसरी है 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। अब ये xy तो और भी अच्छा नहीं लग रहा, हमें यहाँ पर लिखा हुआ है x और y दोनों साथ में आ जाएंगे तो सॉल्व करना और मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं। डिनोमिनेटर में x y है, इसका मतलब क्या है, ये जो 7x है ये भी x y से डिवाइड हो रहा है, और ये जो माइनस का 2y है ये भी x y से डिवाइड हो रहा है। इसको अगर हम खोल दें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा, x से x कैंसिल हो गया और यहाँ y से y कैंसिल हो गया। तो ये इक्वेशन अब बन गई हमारी 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। यानी और क्या लिख सकते हैं हम, 7 इंटू 1/y माइनस 2 इंटू 1/x इज इक्वल टू 5। ऐसी कुछ इक्वेशन बन गई। ऐसे ही सेम प्रोसेस हम यहाँ पर करते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। x से x कैंसिल, यहाँ पर y से y कैंसिल। तो अब ये इक्वेशन क्या बन गई 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15, यानी 8 इंटू 1/y प्लस 7 इंटू 1/x इज इक्वल टू 15। तो ये 1/y 1/x को अगर हमें हटाना है तो हम मान लेते हैं एक को p और एक को q। तो लेट 1/y इज इक्वल टू p एंड 1/x इज इक्वल टू q। एक को y मान लिया, एक को q मान लिया, एक को p मान लिया, एक को q मान लिया। तो अब ये पहली वाली इक्वेशन हमारी क्या बन गई, 7 इंटू 1/y की जगह p रख देंगे, तो 7p माइनस और 1/x की जगह q रख देंगे, 2q इज इक्वल टू 5। और दूसरी इक्वेशन हमारी बन गई 8p प्लस 7q इज इक्वल टू 15। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस बार हम लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। p लिखा यहाँ पर, q लिखा और यहाँ पर हमने लिखा 1।
तो यहाँ हमें लिखने B1 B2, B1 दिखाई दे रहा है माइनस का 2, B2 दिखाई दे रहा है प्लस का 7, C1 C2 5 को उधर ले जाएंगे तो ये होगा माइनस का 5, 15 को उधर ले जाएंगे तो ये होगा माइनस का 15, फिर A1 A2 यानी 7 और 8, और फिर से B1 B2 यानी -2 और 7। तो क्या बनेगा हमारे पास P अपॉन डिनोमिनेटर में दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -2 इंटू -15 करेंगे तो आएगा 30 माइनस 35 यानी 30 प्लस 35, ऐसा हमारे पास आ गया, इज इक्वल टू Q अपॉन -5 इंटू 8, ये बन गया हमारा -40, और माइनस करेंगे उसमें से -15 इंटू 7 तो यहाँ बन जाएगा प्लस, और 15 इंटू 7 कितना आ गया, ये आ गया हमारा 105, इज इक्वल टू क्या किया यहाँ पर भी हमने, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर क्या करेंगे दिस इंटू दिस, 1 अपॉन 49 माइनस 8 इंटू 2, 8 इंटू -2 यानी माइनस 16, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 16। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अगले स्टेप पर चलते हैं, तो P अपॉन 30 प्लस 35 ये तो हो गया 65, और Q अपॉन यहाँ पर क्या था हमारे पास -40 प्लस 105, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये भी आ गया 65, और 1 अपॉन में था हमारे पास 49 प्लस 16, तो इसको ऐड किया तो ये भी आ गया 65, तो P अपॉन 65 इक्वल है 1 अपॉन 65 के, इसका मतलब P हमें किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, P हमें इक्वल दिखाई दे रहा है 1 के, P हमें इक्वल दिखाई दे रहा है 1 के, एंड Q अपॉन 65 ये भी इक्वल है 1 अपॉन 65 के, तो Q हमें किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, ये भी हमें इक्वल दिखाई दे रहा है 1 के। अब P और Q हमने किस किस को माना हुआ था, 1 अपॉन y को हमने P माना था और 1 अपॉन x को हमने Q माना था, तो 1 अपॉन y इक्वल है P के, यानी ये इक्वल है 1 के, और 1 अपॉन x इक्वल है Q के, और ये भी इक्वल है 1 के। तो 1 अपॉन y अगर 1 है तो y कितना है, y भी 1 है, और 1 अपॉन x अगर 1 है तो x कितना है, x भी 1 ही होगा। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, आंसर आ गया फाइनल। 6 पार्ट देखते हैं इसका, तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, ये पहली इक्वेशन, और दूसरी क्या है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। अब xy तो हमें यहाँ पर लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस xy को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को xy से हम डिवाइड कर देते हैं, LHS को भी और RHS को भी, सबको हमने xy से यहाँ पर कर दिया डिवाइड। तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ x से x कैंसिल, यहाँ y से y कैंसिल, यहाँ xy से xy कैंसिल हो गया पूरा, तो ये इक्वेशन चेंज होकर हमारे पास आ गई 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6, और ये इक्वेशन चेंज होकर क्या बन गई, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, और xy से xy कैंसिल, तो ये बन गई 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। तो ये इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 3 इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 4 इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, 1 अपॉन वाई को हमने मान लिया p एंड 1 अपॉन एक्स को हमने मान लिया q, रख देते हैं यहाँ पर इक्वेशंस में। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 2p प्लस 4q इज इक्वल टू 5। सॉल्व करते हैं इसको, तो कौन सा मेथड लगा लें इस बार, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं। तो 6p इज इक्वल टू 6 माइनस 3q, तो p इज इक्वल टू 6 माइनस 3q अपॉन 6, ऐसा कुछ आ गया, ये वैल्यू रख देते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो 2 इंटू 6 माइनस 3q अपॉन 6 प्लस 4q इज इक्वल टू 5, कैंसिल आउट होता दिखाई दे रहा है, कट जाएगा। तो 6 माइनस 3q, एलसीएम ले रहे हैं हम 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 12q इज इक्वल टू 5, तो यहाँ आ गया। अब हमारे पास 6 प्लस 9q इज इक्वल टू 3 5 15, तो 9q इज इक्वल टू 15 माइनस 6, तो 9q इज इक्वल टू आ गया 9, इसका मतलब q की वैल्यू निकल कर आ गई 1, q की वैल्यू 1 आ गई, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। तो p इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 6,
यानी 6 माइनस 3/6, तो P हमारा आ गया 3/6 यानी P हमारा आ गया 1/2। तो Q की वैल्यू आई 1 और P की वैल्यू आई हमारी 1/2। पर वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू हमें निकालनी है x की और y की। तो P किसके इक्वल है? 1/y के, और Q किसके इक्वल है? 1/x के। P हमारा इक्वल है 1/y के और Q हमारा इक्वल है 1/x के। रख देते हैं वैल्यूज। P की वैल्यू कितनी मिली थी हमें? 1/2 और Q की मिली थी 1। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/y एंड 1 इज इक्वल टू 1/x। यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है? y 2 के इक्वल है और x 1 के इक्वल है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और दूसरी इक्वेशन है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे भी हमें क्या दिखाई दे रहा है? इसे हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1/x प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ऐसे ही इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 1/x प्लस वाई प्लस माइनस 5 इंटू 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। सॉरी, ये मैंने गलत उतार लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इरेज कर लेते हैं इसको। ये है हमारा 4 नहीं है, 4 तो ऊपर वाली इक्वेशन में था, यहाँ पर हमारे पास है माइनस का 2, तो ये हो गया -2। ऐसा कुछ इक्वेशन बन गई। 1/x प्लस वाई दोनों में दिखाई दे रहा है और 1/x माइनस वाई दोनों में दिखाई दे रहा है, तो एक को हम p मान लेते हैं और एक को हम q मान लेते हैं। तो लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू p एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू q। एक को p मान लिया, एक को q मान लिया। तो अब हमारी इक्वेशंस किस में चेंज हो गई? यहाँ बन गया 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4 और यहाँ क्या बन गया? 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। ये दोनों इक्वेशंस बन गई हमारे पास। एलिमिनेशन करके इनको सॉल्व करते हैं। तो 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4, इसको तो अभी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो भी कर लेते हैं। तो पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें इसको, तो ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी? 5p प्लस q इज इक्वल टू 2। ये इस इक्वेशन में ये चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक है 5p प्लस q इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है? 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। हमें या तो p के कोफिशिएंट सेम करने हैं या फिर हमें q के कोफिशिएंट्स सेम करने हैं। अगर हम एलिमिनेट करना चाहते हैं तो q के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो ये इक्वेशन अब क्या बन जाएगी? 25p प्लस 5q इज इक्वल टू 10। यहाँ पे -5 है, यहाँ पर प्लस का 5 है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? इन इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर देंगे तो q एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐड करने से 25 प्लस 15, यहाँ पर तो हमें मिल गया 40p, ये तो हो गया कैंसिल, इज इक्वल टू यहाँ पर हमने ऐड किया तो हमें मिल गया 8। तो p की वैल्यू क्या निकल कर आ गई? 8/40, यानी p की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई 1/5। p की वैल्यू आ गई 1/5। अब क्या करेंगे? ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं और q की वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वेशन अच्छी सी कौन सी छोटी सी दिखाई दे रही है? 5p प्लस q वाली दिखाई दे रही है, इसी में पुट कर देते हैं। 5p प्लस q इज इक्वल टू 2, p की वैल्यू रख दी यहाँ पर 5 इंटू 1/5 प्लस q इज इक्वल टू 2, तो कैंसिल हो गया, यानी 1 प्लस q इज इक्वल टू 2, तो q की वैल्यू निकल कर आ गई 2 माइनस 1, यानी q की वैल्यू निकल कर आ गई 1। ठीक है, तो p आ गया 1/5 और q आ गया 1। अब p इक्वल किसके है? 1/x प्लस 5, तो 1/x प्लस 5 इक्वल है 1/5 के। 1/x प्लस 5 ये इक्वल है 1/5 के। किसके इक्वल था ये? p के। और दूसरी चीज़ किसके इक्वल हमने मानी हुई थी? q इक्वल माना था 1/x माइनस वाई के, और q किसके इक्वल है? 1 के। तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। किसके इक्वल है? ये इक्वल था q के।
अब यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर हमें x प्लस 5 एक्स प्लस वाई की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर ऊपर हमने किसको माना था, x प्लस वाई को माना था, तो ये इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है 5 और x माइनस वाई की वैल्यू दिखाई दे रही है 1। फिर से दो इक्वेशंस बन गई इन टू वेरिएबल्स। कैसे सॉल्व करेंगे, एक तरफ प्लस वाई दिख रहा है, एक तरफ माइनस वाई दिख रहा है, ऐड कर देते हैं तो y हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो 2x ये तो कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू निकल कर आ गई 6/2 यानी x आ गया 3। अब इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। x प्लस वाई कितना है 5 है, यानी 3 प्लस वाई कितना है 5 है, तो y कितना होगा 5 माइनस 3 यानी y हमारा आ जाएगा 2। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, ये हमारी पहली इक्वेशन। और दूसरी क्या है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई, ये हमें इक्वल दे रखा है किसके, -1/8 के हमें इक्वल ये दे रखा है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको तो दिखाई दे रहा है 1/3x प्लस वाई के साथ कोई और नंबर तो है नहीं, यही है, प्लस यहाँ पर भी 1/3x माइनस वाई के साथ कुछ और तो है ही नहीं, यही है, ये इक्वल है 3/4 के। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 की मल्टीप्लाई हो रही है 1/3x प्लस वाई से, और यहाँ पर -1/2 की मल्टीप्लाई हो रही है 1/3x माइनस वाई से, और ये इक्वल है -1/8। तो किसको p मान लें और किसको q, 1/3x प्लस वाई जो दोनों में दिखाई दे रहा है इसको p मान लेते हैं, और 1/3x माइनस वाई ये जो दोनों में दिखाई दे रहा है इसको मान लेते हैं q। तो यही हमने किया यहाँ पर। तो लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू p एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू q। अब हमारी इक्वेशंस क्या बन गई, पहली इक्वेशन बन गई p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3/4, और दूसरी इक्वेशन बन गई हमारी 1/2 इंटू पी यानी p/2 माइनस 1/2 इंटू क्यू यानी q/2 इज इक्वल टू -1/8, ऐसी कुछ बन गई। और सॉल्व कर लेते हैं इसको, इस 4 को इधर ले आते हैं तो 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन तो ये बन गई। और दूसरी ये इक्वेशन क्या बन गई, p माइनस क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू -1/8, इस 2 को भी उधर ले जाएंगे अगर हम तो क्या बन जाएगा, p माइनस क्यू इज इक्वल टू -1/4, 4 को ले आते हैं इधर, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1। एक इक्वेशन हमारी बन गई ये, एक है 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3 और दूसरी है 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1। कोफिशिएंट सेम दिखाई दे रहे हैं तो एलिमिनेशन लगा देते हैं, यहाँ पे 4p है, यहाँ पे 4p है, यहाँ पे प्लस का 4q है, यहाँ पे माइनस का 4q है। अगर हम इन्हें ऐड करेंगे, सेपरेट करेंगे हम इन दोनों को तो p एलिमिनेट हो जाएगा, ऐड करेंगे तो q एलिमिनेट हो जाएगा। ऐड कर लेते हैं हम इनको, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3, इसमें हम ऐड कर रहे हैं 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1, तो ये हो गया 8p, ये तो हो गए दोनों 0 और यहाँ पर आ गया 2, तो इसका मतलब p की वैल्यू निकल कर आ गई 2/8 यानी 1/4, p आ गया 1/4। ठीक है, q की वैल्यू निकालते हैं, तो q की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक इक्वेशन में, इनमें से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, इसमें ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3, तो 4 इंटू 1/4, p की वैल्यू है 1/4, वो सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस 4q इज इक्वल टू 3, तो कैंसिल हो गए, यानी 4q प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो 4q इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी 2, q हमारा आ गया 2/4 यानी 1/2, तो q की वैल्यू हमारी आई 1/2 और p की वैल्यू हमारी आई 1/4। अब p इक्वल किसके है 1/3x प्लस वाई, तो 1/3x प्लस वाई किसके इक्वल दिखाई दे रहा है 1/4 के।
1/3x प्लस वाई, ये इक्वल दिखाई दे रहा है 1/4 के। एंड q हमने किसको माना हुआ था 1/3x माइनस वाई, और q किसके इक्वल है 1/2 के। तो 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से? अगर हम कंपेयर करें न्यूमरेटर न्यूमरेटर के इक्वल है तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल होना चाहिए, यानी 3x प्लस वाई इक्वल है 4 के और 3x माइनस वाई इक्वल है 2 के। फिर से दो इक्वेशंस बन गई इन टू वेरिएबल्स। अब क्या करें, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों ही तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम इसे एलिमिनेशन लगा के। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, ऐड करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। ऐड कर लेते हैं हम दोनों को। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6x, ये तो हो गया 0 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में। तो 3x प्लस वाई इक्वल था 4 के, यानी 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3, यानी वाई भी कितना आ गया, वाई भी हमारा आ गया 1। ये हो गए हमारे फाइनल सॉल्यूशंस, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। इसके बाद आती है वर्ड प्रॉब्लम्स। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। ये जो प्रॉब्लम दे रखी है इसकी इक्वेशन बनाएंगे पहले और फिर इनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम यानी ऊपर से नीचे कोई नदी बहती हुई आ रही है, स्ट्रीम बहती हुई आ रही है, तो ऊपर से नीचे पानी में बोट अपनी चलाती हुई रितु आ रही है और 2 घंटे में वो कितना चलती है, वो 20 किलोमीटर चल सकती है। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। और जब वो अप स्ट्रीम यानी नीचे से ऊपर जा रही है, ऐसे जा रही है, तो क्या होता है, वो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर ही चल पाती है। तो डाउन स्ट्रीम स्ट्रीम की डायरेक्शन में ही वो जा रही है, स्ट्रीम की डायरेक्शन में जब वो जा रही है तो वो चलती है 2 घंटे में 20 किलोमीटर, और जब स्ट्रीम की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में वो जा रही है तो वो चलती है 2 घंटे में 4 किलोमीटर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो अगर वाटर मूव नहीं कर रहा होता तो उसकी स्पीड ऑफ रोइंग कितनी होती, एक तो वो हमें निकालनी है, और दूसरा करंट यानी ये जो स्ट्रीम है इसकी स्पीड कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। तो जो दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है, एक को हम x मान लेते हैं, एक को हम y मान लेते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं कि लेट हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, अगर पानी बिल्कुल रुका हुआ होता तब उसकी स्पीड ऑफ रोइंग जो है वो कितनी हम मान के चल रहे हैं, x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट, पानी की स्पीड जो है वो कितनी है, उसे हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब आप क्या देखेंगे कि जब डाउन स्ट्रीम जा रही है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि स्ट्रीम की डायरेक्शन में ही वो जा रही है, वो भी इधर ही बोट ले जा रही है अपनी, और स्ट्रीम जो पानी है वो भी इधर की तरफ ही बह रहा है, तो कुछ स्पीड से तो वो चल ही रही है, वो तो उसकी स्पीड है, कितनी है वो x है। और साथ में पानी किस स्पीड से बहता हुआ आ रहा है, ये y किलोमीटर पर आवर से बहता हुआ आ रहा है, तो ये भी उसे आगे की डायरेक्शन में ही पुश कर रहा है। तो जो उसकी इफेक्टिव स्पीड होगी इस केस में वो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अपनी तो उसकी स्पीड है ही, साथ में वाटर भी उसे पीछे से किसी स्पीड से पुश कर रहा है, तो वो और उसकी स्पीड बढ़ा रहा है, तो बढ़कर अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम जब वो जा रही है यानी करंट की डायरेक्शन में ही जब वो जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड उसकी हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और ऐसे ही अगर हम देखें उसकी अप स्ट्रीम स्पीड यानी अब वो वाटर की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो वो जा रही है ऐसे और वाटर फ्लो कर रहा है ऐसे, तो वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, लेकिन वाटर उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पर उसकी इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो उतना तेज़ी से आगे नहीं जा पाएगी जितना तेज़ी से वो चलाने की इसको कोशिश कर रही है, क्योंकि वाटर उसको वापस पीछे की तरफ धकेल रहा है। तो अब उसकी इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो अपनी बोट चला रही थी, लेकिन पानी क्योंकि y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उसकी इफेक्टिव स्पीड हो गई है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम स्पीड उसकी कितनी है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। और हमें ये भी पता है कि स्पीड किसके इक्वल होती है, स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। इसी को यूज़ करके हम बना लेते हैं अपनी इक्वेशन। तो पहले हम बनाते हैं डाउन स्ट्रीम के लिए। जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, स्पीड उसकी कितनी है x प्लस वाई, डिस्टेंस वो डाउन स्ट्रीम में कितना कवर कर रही है, कवर कर रही है 20 किलोमीटर्स, और कितने घंटे में कवर कर रही है, 2 आवर्स में। तो टाइम कितना है, 2 आवर्स। इसका मतलब हमारी इक्वेशन क्या बनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। और अप स्ट्रीम के लिए बनाते हैं हम अपनी दूसरी इक्वेशन। जब वो अप स्ट्रीम जा रही है तो उसकी स्पीड कितनी है, x माइनस वाई। डिस्टेंस वो कितना जा रही है, वो जा रही है 4 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है, वही 2 आवर्स। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को अगर हमें दिखाई दे रहा है ऐड कर दें तो ये y तो एलिमिनेट हो जाएगा, या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा। ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 में हम ऐड कर रहे हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये तो हो गया कैंसिल। 2x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 6। x की वैल्यू आ गई 6। और इसी वैल्यू को जब हम एक इक्वेशन में किसी में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, y की वैल्यू। तो x प्लस वाई था हमारा 10, यानी 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y हमारा निकल कर आ गया 10 माइनस 6 यानी 4। तो ये आ गए हमारे फाइनल आंसर्स। क्या क्या आ गए, x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड ऑफ रोइंग थी स्टिल वाटर में, और ये कितने निकल कर आई, ये आई 6 किलोमीटर पर आवर निकल कर आई। और स्पीड ऑफ करंट कितना था, y किलोमीटर पर आवर, तो ये निकल कर आया हमारा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या बोल रहे हैं, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। 2 वुमेन और 4 मैन मिलकर एक वर्क को 4 दिन में पूरा करते हैं। और जबकि अगर हम 3 वुमेन और 6 मैन को वो काम करने को दें तो वो 3 डेज में उसको पूरा कर देते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो टेकन बाय 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क। जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, एक को हम x मान लेंगे, एक को हम y मान लेंगे। तो 1 वुमेन हम मान लेते हैं कि x डेज में एक पूरा काम कंप्लीट करती है। तो हम क्या मानकर चल रहे हैं कि टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू कंप्लीट 1 वर्क, पूरा वर्क करने में कितना टाइम लग रहा है उसको, x डेज उसको लग रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि एक वुमेन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1 वुमेन की, एक वुमेन जो है वो x डेज में कितना काम कर रही है, 1 कंप्लीट वर्क कर रही है। तो एक दिन में वो कितना काम कर लेती होगी, एक दिन में वो करती होगी पूरे काम का 1/x पार्ट, इतना काम वो करती होगी। ठीक है, तो एक वुमेन एक दिन में इतना काम करती है, ये हमें पता चल गया। ऐसे ही हम मैन का निकालते हैं। हम ये मान लेते हैं कि टाइम टेकन बाय 1 मैन, एक मैन एक वर्क को कंप्लीट करने में y डेज लेता है। टू कंप्लीट 1 वर्क, एक पूरा काम करने में कितने दिन लेता है वो, y डेज। तो जब हम एक मैन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमें दिखाई क्या दे रहा है कि y डेज में तो वो करता है 1 कंप्लीट वर्क, एक पूरा काम करता है। तो एक दिन में वो कितना काम करता होगा, उस वर्क का 1/y पार्ट वो करता होगा। ठीक है, यहाँ तक हमें पता चल गया। अब हमें बोल रहे हैं कि 2 वुमेन हैं और 5 मैन हैं, वो मिलकर काम कर रहे हैं। तो अगर एक वुमेन एक दिन में 1/x वर्क कर रही है, तो 2 वुमेन मिलकर एक दिन में कितना काम कर रही होंगी, एक वुमेन 1/x कर रही है तो 2 वुमेन करेंगे 1/x इंटू 2 यानी 2/x वर्क। ये हो गया 2 वुमेन का एक दिन का काम। साथ में काम कर रहे हैं 5 मैन, तो 5 मैन ने एक दिन में कितना काम किया होगा। अब एक दिन में एक मैन करता है 1/y काम, तो 5 मैन कितना करेंगे 1/y इंटू 5, तो ये हो गया 5/y काम। जब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आया है 1 डे वर्क। किसका 1 डे वर्क है, ये 1 डे वर्क है 2 वुमेन का और 5 मैन का मिलाकर उन्होंने एक दिन में कितना काम किया है। और साथ ही साथ हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन और है
कि ये जो 2 वुमेन और 5 मैन हैं, ये मिलकर 4 दिन में एक काम पूरा करते हैं। तो 4 डेज में ये कर रहे हैं 1 वर्क कंप्लीट। तो एक दिन में ये मिलकर कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में ये 1/4 वर्क कर रहे हैं। अगर 4 दिन में एक काम पूरा करते हैं तो एक दिन में उन्होंने 1/4 काम किया होगा। पहले दिन 1/4 काम किया, अगले दिन 1/4 काम किया, आधा काम हो गया। फिर अगले दिन 1/4 काम किया, फिर अगले दिन 1/4 काम किया, तो 4 दिन में एक काम हो गया। तो अगर 4 दिन में मिलकर एक काम पूरा कर रहे हैं तो एक दिन में इन्होंने कितना किया है? जो टोटल वर्क था उसका 1/4 काम किया है। तो यानी ये जो वुमेन ने काम किया है एक दिन में, प्लस जो 5 मैन ने काम किया है एक दिन में, वो मिलाकर टोटल वर्क का कितना पार्ट पूरा कर रहा है? 1/4 पार्ट पूरा कर रहा है। तो ये तो बन गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन भी हम इसी तरह से बनाएंगे। अब क्या बोल रहे हैं? 3 वुमेन हैं और 6 मैन हैं और मिलकर 3 दिन में काम पूरा करते हैं। तो 3 वुमेन हैं और एक वुमेन एक दिन में 1/x वर्क करती है। तो 3 वुमेन जो है वो एक दिन में कितना काम करेंगी? 3/x। और ऐसे 6 मैन हैं, एक मैन एक दिन में 1/y वर्क करता है, तो 6 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे? 6/y वर्क करेंगे। अब ये सब मिलकर 3 दिन में तो काम पूरा कर देते हैं। तो एक दिन में इन्होंने मिलकर कितना काम किया होगा? 1/3 ऑफ वर्क किया होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1/3। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। सॉल्व करना है इसको, तो लिख लेते हैं पहले इस इक्वेशन को फिर से दूसरे पेज पर। 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है? 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू 1/4। और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 1/x प्लस 6 इंटू 1/y इज इक्वल टू 1/3। 1/x को हम मान लेते हैं p और 1/y को हम मान लेते हैं q। तो ये हमारी इक्वेशन अब क्या बन जाएगी? 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4। और ये इक्वेशन बन गई 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3। ऐसी कुछ इक्वेशन बन गई। ठीक है, और आगे फर्दर चेंज कर देते हैं इस इक्वेशन को। तो 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई नंबर नहीं रहे। तो 4 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से इस पूरी को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रहे हम यहाँ पर इस पूरी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से और इस पूरी को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 3 से। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन तो ये बन गई और दूसरी बन गई 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशंस हैं जिसको सॉल्व करके हमें p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एलिमिनेशन लगा देते हैं इसमें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं। बहुत देर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कुछ सॉल्व नहीं किया। p लिख देते हैं यहाँ पर, q लिख देते हैं और 1 लिख देते हैं। तो यहाँ लिखना है b1 b2 यानी 20 18, यहाँ c1 c2 -1 क्यों? क्योंकि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम इसे लिखेंगे तो ये 1 उधर जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये 1 भी उधर जाएगा और माइनस का और 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद a1 a2 तो 8 और 9 और फिर से b1 b2 यानी 20 और 18। तो p अपॉन क्या आ गया यहाँ पर? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -20 माइनस 18 यानी +18 इज इक्वल टू q अपॉन -1 इंटू 9 यानी -9 में से माइनस कर रहे हैं क्या? -1 इंटू 8 यानी -8, तो +8 इज इक्वल टू ये हो गया 1/18 इंटू 8 किया हमने यहाँ पर, तो क्या आ गया हमारे पास? आ गया 144 और उसमें से हम माइनस कर रहे हैं 9 इंटू 20, तो हमारे पास आ गया 180। क्या बन गया ये? p अपॉन -20 प्लस 18 बन गया -2 और q अपॉन -9 प्लस 8 बन गया -1 और ये इक्वल आ गया 1/144 में से हमने माइनस किया 180, तो हमारे पास आया -36। तो p अपॉन -2 ये इक्वल है 1/-36 के, तो इसका मतलब p हमारा इक्वल हो गया -2 अपॉन -36 यानी ये तो इक्वल हो गया 1/18 के। और q अपॉन -1 इक्वल है 1/-36 के, तो इसका मतलब q हमारा इक्वल है 1/36 के।
एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/x इक्वल है पी के, यानी 1/x इक्वल हो गया 1/18 के, और 1/y इक्वल है क्यू के, यानी 1/36 के। तो इससे हमें क्या मिला, x हमारा इक्वल है 18 के और y हमारा इक्वल है 36 के। तो x हमने किसको माना हुआ था, x था टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू कंप्लीट वन वर्क। एक वुमेन को एक पूरा काम करने में कितने दिन लग रहे हैं, x डेज लग रहे हैं। तो x डेज वो कितने हैं, वो हैं हमारे 18 डेज, 18 डेज लग रहे हैं। और एक मैन को काम पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है, वो हम लग रहा है y डेज। तो y हमारा कितना निकल कर आया है, y हमारा निकल कर आया 36 डेज उसको एक काम पूरा करने में लग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. मतलब क्या उसका, रूही को कहीं से अपने घर जाना है और वहाँ जहाँ पर वो है वहाँ से उसके घर तक का रास्ता 300 किलोमीटर्स का है। ठीक है, तो ये रास्ता जो है वो 2 पार्ट में कवर कर रही है। वो पहले 60 किलोमीटर जा रही है ट्रेन से, और फिर जो रिमेनिंग बचा हुआ डिस्टेंस है वो जा रही है बस से। तो पहले 60 किलोमीटर तो वो जा रही है किससे, ट्रेन से जा रही है। और ये जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ कितना रास्ता है उसका, 300 में से 60 किलोमीटर माइनस कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 240 किलोमीटर। ये 240 किलोमीटर वो चल रही है बस से। ऐसा कुछ है। अगर वो ऐसे जाती है तो उसको जो टोटल टाइम लगता है वो कितना लगता है, 4 घंटे लगते हैं इस तरह से जाने में, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर वो 100 किलोमीटर जा रही है ट्रेन से और रिमेनिंग डिस्टेंस जा रही है बस से, तो उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगती हैं। तो इस बार क्या है, सेकंड केस में रास्ता तो वही है 300 किलोमीटर्स का, इस बार वो पहले 100 किलोमीटर तो जा रही है वो ट्रेन से, 60 किलोमीटर की जगह इस बार 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, और बचा हुआ रास्ता कितना होगा, 300 माइनस 100, यानी बचे हुए 200 किलोमीटर अब वो जा रही है बस से। तो इस बार जो उसको टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4 hours 10 minutes, 10 मिनट उसको एक्स्ट्रा लग रहे हैं। 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, यानी उसको अगर हम इसको भी आवर में चेंज कर दें तो कितना टाइम लग रहा है, 4 hour, और साथ में लग रहे हैं 10/60 hours। मिनट को चेंज कर दिया आवर में, यानी ये टाइम कितना हो गया, 4 + 1/6 hours, इतना टाइम लग रहा है। तो ये कितना आ जाएगा 25/6 hours। तो इस बार उसको टाइम लग रहा है 25/6 hours। ठीक है, जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और 240 किलोमीटर बस से जाती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। लेकिन जब वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और 200 किलोमीटर बस से जाती है तो उसे 25/6 hours लगते हैं। तो इसी को यूज़ करके आपको बतानी है ट्रेन की स्पीड कितनी है और बस की स्पीड कितनी है। जो पूछा है एक को हम x मान लेते हैं, एक को हम y मान लेते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड को हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, और बस की स्पीड को हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब आप क्या देखोगे, जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से गई तो उसको कुछ टाइम लगा, और उसके बाद 250 किलोमीटर वो बस से गई, उसको कुछ और टाइम लगा। ये जो टोटल टाइम था ये कितना था, ये था 4 hour। तो सपोज यहाँ पर उसको टाइम लग रहा है t' और यहाँ पर उसको टाइम लग रहा है t'। तो ये t' टाइम कितना होगा, अब हमें पता क्या है, हमें ये पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम किसके इक्वल होता है, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। यही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो जब वो 60 किलोमीटर गई ट्रेन से, और ट्रेन की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, तो उसे जो टाइम लगा ये t', ये कितना लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी थी x, इतना तो टाइम लगा उसे यहाँ से यहाँ तक जाने में। उसके बाद जब वो बस से गई तो उसे और टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ बस। डिस्टेंस है 240 किलोमीटर और स्पीड ऑफ बस हमने मानी हुई है y। और ये जो टोटल टाइम है ये हमें गिवन है कितना, 4 hours।
तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई 60/x। ये 60/x क्या है, ये है t डैश, यानी ट्रेन से जब वो 60 किलोमीटर गई, जिस ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, तो उसे कितना टाइम लगा, उसमें हमने ऐड कर दिया ये बस से जाने वाला टाइम। 240 किलोमीटर जब वो बस से गई, जिस बस की स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर, तो उसे कितना टाइम लगा, और ये इक्वल हो गया हमारे टोटल टाइम के, जितना उसे टोटल टाइम लगा अपने घर तक पहुंचने का। पहली इक्वेशन बन गई। और इक्वेशन दूसरी भी इसी की तरह से बनाते हैं। 100 किलोमीटर जब वो ट्रेन से गई और रिमेनिंग गई वो बस से, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगे और इस बार टाइम लगा 25/6 आवर्स। तो जब वो 100 किलोमीटर ट्रेन से गई होगी तो उसको टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी 100/x। उसमें ऐड कर दो ये बस से 200 किलोमीटर जाने वाला टाइम, तो वो कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ बस, और ये टाइम हमें इस बार गिवन है 25/6 आवर्स। दो इक्वेशंस बन गई हमारी। अब इस इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 60 × 1/x प्लस 240 × 1/y इज इक्वल टू 4। और इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 100 × 1/x प्लस 200 × 1/y इज इक्वल टू 25/6। तो हम क्या करेंगे, 1/x को मान लेते हैं p और 1/y को मान लेते हैं q। तो अब हमारी इक्वेशन किस में चेंज हो जाएंगी, 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन तो ये बन गई, और दूसरी बन गई 100p प्लस 200q इज इक्वल टू 25/6। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको भी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को पूरा 4 से कर दें डिवाइड, तो ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी 15p प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारा 60q इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन तो हमारी ये बनकर आ गई सिंप्लीफाई होकर। दूसरी इक्वेशन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हम 25 से हर तरफ डिवाइड कर सकते हैं, तो 25 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ भी 25 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी 4p प्लस 8q इज इक्वल टू 1/6। 4p प्लस 8q इज इक्वल टू 1/6। 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो हमारी इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, 6 4 ज़ा 24p प्लस 48q इज इक्वल टू 1। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशंस हमारी सिंप्लीफाई कर करके हम उसको इस फॉर्म में ले आए। एक इक्वेशन बन गई 50p प्लस 60q इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन हमारी बन गई 24p प्लस 48q इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके पहले p और q की वैल्यू निकालनी है, और फिर उसकी हेल्प से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशंस लिख लेते हैं एक बार फिर से, क्या क्या बन गई थी हमारी, 15p प्लस 60q इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन तो ये थी, और दूसरी इक्वेशन हमारी थी 24p प्लस 48q इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन लगा लेते हैं। 15p इज इक्वल टू 1 माइनस 60q, यानी p इज इक्वल टू 1 माइनस 60q अपॉन 15। ये आ गई हमारी वैल्यू, इसको सब्सटीट्यूट करते हैं दूसरी इक्वेशन में, तो 24 इंटू 1 माइनस 60q अपॉन 15 प्लस 48q इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, 3 से कट रहे हैं दोनों, तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 5 ज़ा 15, और यहाँ पर हमारा आ गया 3 8 ज़ा 24। तो अब ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो क्या आएगा, 8 माइनस 480q, और एलसीएम भी ले लेते हैं साथ में, तो 5 एलसीएम हमने ले लिया, तो ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 48, 5 इंटू 48 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240q इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ आ गया। तो इन्हें फर्दर सॉल्व किया, 8 माइनस 480 प्लस 240, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 240 ही हो जाएगा। तो माइनस 240q इज इक्वल टू 5, यानी 240q इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 8 माइनस 5 यानी 3। तो q की वैल्यू निकल कर आ गई 3/240, इसका मतलब q की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 1/80। q की वैल्यू आ गई 1/80। ये q की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, तो p की वैल्यू भी आ जाएगी
तो P इज इक्वल टू 1 माइनस 60 इंटू Q की वैल्यू रख दी यहाँ पर 1/80 अपॉन 15। तो P किसके इक्वल आ गया? P इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 काट दिया हमने और 2 से काट देते हैं, 3 4, तो 1 माइनस 3 अपॉन 4 और अपॉन में 15। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 1 में से 3/4 माइनस किया तो बचा 1/4, तो 1/4 इंटू 15। तो P की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 1/60। अब P हमारा है 1/60 और Q हमारा है 1/80 और P किसके इक्वल था? P इक्वल था 1/x के। कहाँ माना था हमने? यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया था। P इक्वल है 1/x के और Q इक्वल है 1/y के। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? 1/x इक्वल है 1/60 के, इसका मतलब x इक्वल है 60 के। और ऐसे ही यहाँ पर 1/y इक्वल है 1/80 के, इसका मतलब y इक्वल है 80 के। तो ये x और y क्या है? x हमने मानी हुई थी स्पीड ऑफ ट्रेन और y मानी हुई थी स्पीड ऑफ बस। तो हमें ट्रेन की स्पीड भी मिल गई और बस की स्पीड भी मिल गई। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गई हमारी ट्रेन की स्पीड और 80 किलोमीटर पर आवर हमारी हो गई बस की स्पीड। ठीक है, तो एक की स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज इस तरह से यहाँ पर हो गई कंप्लीट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चंस ऑप्शनल एक्सरसाइज के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं और नाम से ही वो ऑप्शनल है, वरना क्वेश्चंस उसमें से बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वो एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।